नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बहस में। राज्यसभा का रण सज कर तैयार है। बीजेपी ने 6 राज्यों में अपने 9 उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए अपनी पहली सूची जारी कर दी है। हालांकि विपक्षी दल कांग्रेस का अपने उम्मीदवारों को लेकर मंथन अभी भी जारी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बीजेपी एक बार फिर अपना निर्दलीय वाला दांव चल पाएगी? क्या बीजेपी की रणनीति एक बार फिर कांग्रेस का खेल बिगाड़ देगी? दरअसल लंबे समय से कांग्रेस में सिर्फ टवल की स्थिति बनी हुई है, जिसका खामियाजा कई बार कांग्रेस को भुगतना भी पड़ चुका है। ऐसे में राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस के सामने एकजुटता साबित करने की चुनौती एक बार फिर से होगी। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली में आलाकमान के साथ विचार विमर्श करने पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उम्मीदवारों के नाम पर हाईकमान से तालमेल बिठाने के लिए दिल्ली में पहले से डेरा जमाए हुए हैं। लेकिन इस बीच दावेदारों की सियासी रेस और तेज हो गई है। सवाल यह है कि कांग्रेस के सामने चुनौती क्या है। सवाल यह भी कि कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट रखने की चुनौती पर कैसे खरी उतरती है। एक सवाल यह भी कि क्या कांग्रेस इस बार अपनी सीट बचा पाएगी या फिर पहले जैसा ही हश्र देखने को मिलेगा। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। तो राज्यसभा के रण में विधायकों के संख्या बल के आंकड़ों के मुताबिक एक सीट पर बीजेपी और एक सीट पर कांग्रेस की दावेदारी बनती है। लेकिन पिछली 2 बार की राज्यसभा चुनाव की तरह इस बार भी बीजेपी की कोशिश है कि कांग्रेस का गणित बिगड़ जाए। बीजेपी अपनी एक सीट के अलावा दूसरी सीट के लिए किसी निर्दलीय को समर्थन दे सकती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के सामने अपने विधायकों का एकजुट रखने की चुनौती बड़ी है। कांग्रेस विधायकों की अंतर्कलह और भीतरघात की वजह से 2 बार उम्मीदवारों को झटका लग चुका है। ऐसे में कांग्रेस भी इस बार हर हाल में एकजुटता के साथ अपनी सीट बचाना चाहती है। क्या कांग्रेस को अपनी कोशिशों में सफलता मिलेगी या एक बार फिर बाजी बीजेपी के हाथ चली जाएगी? चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल में मेहमान जुड़ रहे हैं एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला सवाल देवेंद्र जी आपसे होगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली दौरे के बीच बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का नाम जारी कर दिया। बीजेपी ने करनाल से सांसद रहे संजय भाटिया को अपना उम्मीदवार बनाया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उनके संसदीय क्षेत्र से पूर्व सीएम मनोहर लाल को मैदान में उतार दिया था। तब से लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी उन्हें आने वाले समय में राज्यसभा से संसद में भेज सकती है। वहीं दूसरी ओर एक सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी किसी निर्दलीय को भी अपना समर्थन दे सकती है। बात ये है कि भी कोई भी दल है, अगर 2 सीट है तो 2 पे भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकता है, 1 है तो 1 पे भी खड़ा कर सकता है, इंडिपेंडेंट भी तो खड़ा होता है ना। तो उसके लिए कौन सी वो होती है। देखिए ये लोकतंत्र है, कि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप कैंडिडेट खड़े करें तो खड़े करें। हम तो 1 करेंगे 2 करेंगे ये नहीं है, हम भी तो सैद्धांतिक रूप से खड़ा करें। अगर कोई दूसरा भी आके खड़ा है तो वो अपना काम से खड़ा है, उसको लग रहा है कि भाई मैं जीत जाऊंगा, तो आप रोक तो नहीं सकते ना किसी को। ये सिद्धांत मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी अपने सिद्धांत से बाहर जाके कभी काम ही नहीं करती, कभी काम नहीं करती। मगर अगर कोई मान लीजिए कि हमारे सदस्य हैं तो उनका मत देने का अधिकार है, वो कहीं भी दे। बता दें कि हरियाणा में मौजूदा विधानसभा में अगर सदस्यों की संख्या देखें तो बीजेपी के पास 48 सदस्य जबकि कांग्रेस के पास 37 विधायक है। विधानसभा में इनेलो के 2 और निर्दलीय 3 विधायक। अगर निर्दलीय उम्मीदवार को चुनाव जीतना है तो उसे कांग्रेस के 8 सदस्यों का समर्थन चाहिए होगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में भी कभी भी राज्यसभा उम्मीदवार का ऐलान हो सकता है। इसे लेकर नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली में ही कैंप किए हुए। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मौजूदा समय में तेलंगाना से राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को हरियाणा से राज्यसभा सांसद बना सकती है। इसी तरह पवन खेड़ा का नाम भी प्रमुखता से चर्चा में चल रहा है। यही नहीं, पार्टी के कई सूत्र बता रहे हैं कि किसी बाहरी आदमी को भी अपना उम्मीदवार बना सकती है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि बीजेपी के नाम के ऐलान के बाद अब कांग्रेस पार्टी कब तक अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित करती है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ दिल्ली से ललित नारायण कांडपाल।
तो राज्यसभा के रण के लिए, चुनावी संग्राम के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तैयारियां जोरों पर हैं। दोनों की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जीत किसके पक्ष में जाएगी, किसका समर्थन जनता को मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। देवेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत आपसे, क्योंकि बीजेपी की रणनीति से ज्यादा इस बार चर्चा कांग्रेस की तैयारियों को लेकर हो रही है। क्या कांग्रेस इस बार कामयाब हो पाएगी राज्यसभा चुनाव जीतने में? क्योंकि लड़ाई इस बार साख की है। पिछले 2 चुनावों पर नजर डालें तो राज्यसभा का चुनाव कांग्रेस के लिए काफी अहम। देखिए प्रगति, कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का खतरा है, जिस तरह की बातें सामने आ रही है। हालांकि कांग्रेस के साथ ये खेला 2 बार हो चुका है और बीजेपी अपनी होशियारी से, अपने मजबूत संगठन के चलते, मजबूत इंतजामों के चलते बीजेपी ने दोनों बार कांग्रेस को छकाया है। तो 2 बार कांग्रेस के हाथ जले। अब चूंकि आप देखिए, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को बनाया गया है और हमें याद रखना पड़ेगा, अभी जो भूपेंद्र हुड्डा हर साल पार्टी करते हैं, मकर संक्रांति के इस बार लेट हुई है, तो भूपेंद्र हुड्डा इस के यहाँ पे राहुल गांधी और प्रियंका दोनों गए थे। ये एक घटनाक्रम था रोचक कि भूपेंद्र हुड्डा के घर पार्टी में पहले कभी नहीं गए, लेकिन प्रियंका दोनों गए थे। और जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा डेरा डाले हुए हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा का सवाल है। कांग्रेस के पास 1 सीट आनी है, 1 बीजेपी को जानी है। सैद्धांतिक तौर पर तो यह जो भी समझा भी जा रहा है, लेकिन बीजेपी, जैसा महिपाल ढांडा भी कह रहे थे कि अगर कोई इंडिपेंडेंट आता है तो ये सियासत है, बीजेपी पीछे थोड़ी हटेगी। अगर कोई इंडिपेंडेंट आ जाता है, किसी को 31 वोट देखे चाहिए, बीजेपी को पहले राउंड में अपना उम्मीदवार जिताने के लिए 31 वोट चाहिए, है उनके पास 48, 17 बचते हैं। लेकिन दूसरी सीट के लिए नहीं, अगर क्रॉस वोटिंग कांग्रेस के कुछ लोग कर दे, बीजेपी कुछ वोटों का इंतजाम कर सकती है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट आता है वो अपने बूते कुछ इंतजाम करे, कुछ बीजेपी मदद कर सकती है। और कांग्रेस अगर क्रॉस वोटिंग करती है तो बीजेपी के समर्थन से दूसरा राज्यसभा उम्मीदवार भी जीत सकता है। उस स्थिति में कांग्रेस खाली हाथ रह जाएगी। यही वजह है कांग्रेस की दिक्कत यह है, कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट रखने की पूरी कोशिश करी है। अभी 37 विधायक हैं। 37 में जो माना जाता है, अक्सर डिबेट में आता भी है, 37 में से 32 विधायक वो हैं जो भूपेंद्र हुड्डा को अपना नेता मानते हैं। और भूपेंद्र हुड्डा जो कहे, दिन कहे, रात कहे, जो कहे, 32 विधायक उनके पीछे खड़े हैं। लेकिन 31 चाहिए, 31 विधायकों का वोट चाहिए एक उम्मीदवार के जीतने के लिए। कांग्रेस को 1 में दिक्कत नहीं है, लेकिन बीजेपी ने कोई खेला कर दिया और कांग्रेस के विधायकों ने अगर कोई क्रॉस वोट कर दिया तो 2 बार गच्चा खा चुकी है, छकाया है बीजेपी ने 2 मरतबे। माजे माकन जैसे बड़े नेता हार गए थे, किरण चौधरी का वोट एक बार रिजेक्ट हो गया, तो आखिर किरण चौधरी बीजेपी में जा मिली। अब बीजेपी ने एक तो अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। प्रगति, इंटरेस्टिंग बात ये बता रहा हूं, संजय भाटिया पानीपत से ताल्लुक रखते हैं, मॉडल टाउन में रहते हैं, करनाल से 2019 से 24 तक सांसद थे करनाल लोकसभा से। लेकिन उनका टिकट इसलिए कट गया कि मुख्यमंत्री को बदलकर नायब सिंह सैनी को बना दिया, मनोहर लाल जी रह गए। मनोहर लाल को केंद्र में मंत्री बनाना था तो उनको करनाल लोकसभा से लड़ाया गया, वो भी जीते शानदार वोटों से, करीब 2.5 लाख वोटों से। अब जो अंदर की बातें मैं आपको बता रहा हूं प्रगति, संजय भाटिया पसंद थे, चहेते थे मनोहर लाल के। पहले ये माना जा रहा था कि मनोहर लाल को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, नाम भी चला था, हमने टोटल टीवी पे खबर दी और मनोहर लाल जी ने अप्रत्यक्ष स्वीकृति दी थी, माने थे, सहमति थी कि हाँ हाईकमान जो करेगा फैसला मंजूर होगा। तो मनोहर लाल जी तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नहीं, वहां नितिन नवीन आ गए हैं, मनोहर लाल जी केंद्र में रहेंगे। लेकिन वो प्रदेश अध्यक्ष बनवाना चाह रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष भी बनना था, प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे संजय भाटिया को। लेकिन नायब सिंह सैनी का झुकाव मोहनलाल बड़ोली की तरफ है, उनकी ट्यूनिंग अच्छी है। मुख्यमंत्री चाह रहे थे कि मोहनलाल बड़ोली रिपीट करें। और अभी एक बयान में मोहनलाल बड़ोली ने कहा भी था, किसी पत्रकार ने रोहतक में पूछा कि अगला प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा जी अभी तो 1.5 साल मेरा ही बचा है। मतलब उन्होंने इस बात को प्रत्यक्ष तौर पर सहमति दी थी, माना था, मंजूरी थी एक तरह से, भाई अभी तो मैं ही चल रहा हूं, मतलब रिपीट हो रहा है। और मुख्यमंत्री मोहनलाल बड़ोली को चाह रहे थे, ओबीसी मुख्यमंत्री खुद है, इधर ब्राह्मण और संजय भाटिया पंजाबी हो गई, अभी 1 सीट और है। तो ये जातीय समीकरण भी बैठे थे। और दूसरी, मनोहर लाल जी का हस्तक्षेप हरियाणा में कम हो गया, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फुल स्पीड से सीधा दिल्ली जाते हैं, हाईकमान से, प्रधानमंत्री अमित शाह से, केंद्रीय नेताओं से मिलते हैं। तो ये एक
सूरत बनी है। संजय भाटिया सेट हो गए हैं, अब प्रदेश अध्यक्ष को मुख्यमंत्री चाहते हैं कि मोहनलाल बड़ोली रिपीट करे और वो चल रही है। ये सारी सूरत बनी है। अब दूसरा उम्मीदवार कौन या इंडिपेंडेंट को बीजेपी समर्थन देती है वो आगे वक्त बताएगा। बिल्कुल महेश जी, हालांकि जिस तरह का समीकरण अभी कथुरिया जी ने इसका जिक्र किया, एक बार फिर से इस बात पर सवाल खड़े हो जा रहे हैं, क्या बीजेपी अपना निर्दलीय वाला दाव एक बार फिर से चल सकती है? क्या कांग्रेस का खेला एक बार फिर से बिगड़ सकता है? क्योंकि संजय भाटिया का जिस तरह से सामने आना, और दूसरी ओर अभी कांग्रेस की हालांकि सूची जारी नहीं हुई है, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी को लेकर के विचार विमर्श कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। दोनों ऐसे नेता, दोनों का अपना व्यक्तित्व और दोनों की अपनी छवि, कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है अगर कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी को चुनावी मैदान में उतारा जाता है तो। महेश जी से एक बार बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ वीरेंद्र सोनी जी भी जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, यही सवाल आपसे भी कि अगर अभिषेक मनु सिंघवी को उतारा जाता है चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से, तो कांग्रेस कितनी भारी पड़ने वाली है बीजेपी के लिए? ये बीजेपी की क्या कुछ रणनीति होगी? क्या एक बार फिर से निर्दलीय वाला दाव चला जाएगा, और अगर चला जाएगा तो कितना कारगर रहेगा? देखिए, एक तरफ तो बीजेपी है जी, जिसने अपना जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता मैदान में उतारा है, जो पार्टी की जीत का शिप कर रहा है, हरियाणा से जुड़ा हुआ है। उधर कांग्रेस अगर पैराशूट से उम्मीदवार उतारती है तो इसका गलत संदेश जाएगा। और ये बात ठीक है कि कांग्रेस की संख्या बल के हिसाब से एक सीट आना सुनिश्चित है, लेकिन अगर वो हरियाणा से बाहर का होगा, अगर हरियाणा के विधायकों को वो अगर उपयुक्त नहीं लगता होगा, तो क्या वो उसको स्वीकार कर देंगे? मतलब हाईकमान पर इतना मजबूत नहीं है, हाईकमान इतना मजबूत नहीं है अभी इस समय कांग्रेस का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हरियाणा का, जमीन से जुड़ा हुआ, और जो पहले 2 विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका है, 2005 में भी लड़ा, 2009 में भी लड़ा, लेकिन सफलता नहीं मिली, और 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा और देश में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी जीत 6,56,000 वोटों से जीत रही। जितने वोट मिले 70% वोट उसको मिले। तो पार्टी ने हरियाणा में तो बीजेपी ने ऐसा प्रत्याशी उतारा, तो कांग्रेस क्या अब पैराशूट से उम्मीदवार उतारेगी जिसका हरियाणा से कोई सरोकार ही नहीं है, जो हरियाणा की भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था को नहीं जानता? तो कांग्रेस क्या ऐसा जोखिम लेगी? मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ऐसा कोई जोखिम ले जो हरियाणा के कार्यकर्ताओं को स्वीकार्य ना हो। ये बात ठीक है कि संख्या बल तो है, लेकिन संख्या बल आपको हरियाणा की जनता का सम्मान भी करना है। अगर हरियाणा की जनता का सम्मान नहीं करेंगे, विधायकों का राय का सम्मान नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से हाईकमान को जो परिणाम पहले आते रहे तो उस तरह का खेला हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हाईकमान ऐसा कोई जोखिम लेगा, क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी का प्रत्याशी है, एक तरफ बीजेपी का आदर्श है, और दूसरी तरफ कांग्रेस अगर पैराशूट से उतारेगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस को इस मामले में जोखिम हो सकता है। और जहां तक निर्दलीय प्रत्याशी उतारने की बात है, देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी कोई आकाश से मैदान में नहीं आ जाएगा। उसको नाम के प्रस्तावित करने के लिए 10 विधायकों का समर्थन चाहिए। 10 विधायक कहां से आएंगे? भाई, कांग्रेस तो किसी निर्दलीय को समर्थन देने से रही, कांग्रेस का तो अपना संख्या बल है। तो ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी पहल करेगी तो ही संभव है। जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो 3 हैं, लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी पहल करेगी तो ही निर्दलीय प्रत्याशी आएगा, मतलब वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित ही होगा। जिस तरह से कार्तिकेय शर्मा थे, भारतीय जनता द्वारा समर्थित थे। तो अगर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तो ही निर्दलीय प्रत्याशी आएगा, क्योंकि उसे तो 10 विधायकों का समर्थन चाहिए, तभी उसकी उम्मीदवारी संभव है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी भी अब कोई जोखिम लेना चाहेगी। हालांकि कई नाम आ रहे हैं, कई दावेदारों के नाम आ रहे हैं, लेकिन वो एक गलत परंपरा की शुरुआत होगी। अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से एक सीट जीतना चाहती है, छीनना चाहती है, तो उसे अपना खेल खेलना होगा। तो ये खेल खेलने से गलत प्रभाव भी जा सकता है। हो सकता है कि उसको सफलता नहीं मिले। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर उसको जीत की सुनिश्चित होगा, गारंटी होगी, तभी निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देगी। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई जोखिम नहीं देगी जिससे उसकी छवि पर प्रभाव पड़े और एक गलत संदेश जाए। तो मुझे नहीं लगता कि इस समय कोई निर्दलीय प्रत्याशी आने की फिलहाल तो कोई संभावना नहीं है। आगे चलकर अब 2 दिन में क्या घटनाक्रम होता है, कौन से राजनीतिक खिलाड़ी आते हैं, जोड़ तोड़ करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ को प्रोत्साहन देगी जिससे उसकी छवि पर प्रभाव पड़े। तो जहां तक कांग्रेस की बात है, अब कांग्रेस इस बात पर दबाव में है कि उसका हरियाणा के पृष्ठभूमि का ही कोई नेता जो है उम्मीदवार होना चाहिए। अगर हरियाणा से बाहर के पृष्ठभूमि का होगा
तो तब हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति में कुछ परिवर्तन करे। फिलहाल ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशी का इंतजार कर रही है। वैसे यही संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ऐसा जोड़ तोड़ को प्रोत्साहन नहीं देगी जिससे उसकी छवि पर आंच आए। बिल्कुल, निश्चित रूप से अपनी छवि को फिलहाल धूमिल करने की कोशिश हालांकि राजनीतिक परिदृश्य से कोई भी पार्टी नहीं करना चाहेगी, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क फिलहाल के 2 चुनावों के बाद देखने को मिल रहा है। महेश जी, अगर आपके पास मेरी आवाज पहुंच रही तो सवाल आपसे कि जिस तरह से राज्यसभा का रण सजकर तैयार हो गया है, बीजेपी की तरफ से योद्धा संजय भाटिया, कांग्रेस चुनावी मैदान में कौन सा योद्धा उतारेगी जो बीजेपी को शिकस्त देने के लिए काफी हो? देखिए प्रगति, सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी की परेशानी आज क्या है कि बेहद सिमटती नजर आ रही है। पूरे देश में इक्का दुक्का राज्यों में ही जो कांग्रेस पार्टी का असर है वो इस वक्त सत्ता है वो बनी हुई है। तो ये मानकर चलिए कि उनको जो अपने शीर्ष नेता हैं उन्हें मैनेज करने की, उनकी बेरोजगारी को खत्म करने की सबसे बड़ी चिंता इस वक्त पार्टी आला कमान को करनी है। अब अगर स्थानीय नेताओं को यानी प्रादेशिक नेताओं को अगर प्राथमिकता नहीं देंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय चेहरा सामने कर दिया है, तो ऐसे में जरूर एक नेगेटिव मैसेज जाएगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उससे भी बड़ी चिंता पार्टी की अपने नेताओं को एडजस्ट करने की है। पार्टी को जब राष्ट्रीय परिदृश्य में, राष्ट्रीय फलक पर अपने नेताओं को एकजुट रखना है, पार्टी के साथ बनाए रखना है, तो उन्हें मैनेज करने की जरूरत भी पार्टी के सामने आती है, पार्टी आलाकमान के सामने आती है। और यही सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए बनी हुई है कि स्थानीय यानी प्रादेशिक हरियाणा प्रदेश के किसी चेहरे को राज्यसभा के लिए आगे किया जाए या फिर जो केंद्र में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं उन्हें एडजस्ट कर लिया जाए। फिलहाल पहली प्राथमिकता तो ये बनी रहेगी पार्टी आलाकमान की कि केंद्र से किसी को एडजस्ट वो कर पाए। और शायद यही वजह है कि यहाँ पर जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पार्टी में प्रियंका गांधी भी पहुंची, राहुल गांधी भी पहुंची और एक मैसेज, एक पिक्टोरियल मैसेज देने की कोशिश की गई कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गांधी परिवार के बेहद करीब हैं। अगर उससे पीछे की कहानी को समझने की कोशिश की जाए तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को घोषित करने में कितना बड़ा इंतजार करना पड़ा था। और उससे पहले ये बात भी सामने आ रही थी, कुछ घोड़ों का जिक्र भी कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में राहुल गांधी ने किया था। तो ऐसे में यहाँ ये बात समझने की है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बार फिर से नजदीक लाने की कोशिश गांधी परिवार की तरफ से की गई थी। वजह क्या थी? वजह वो गारंटी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नाराज कर अगर राज्यसभा चुनाव में जब भी पार्टी गई है हर बार नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा है। तो ऐसे में अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नाराजगी किसी भी सूरत में गांधी परिवार नहीं चाहता है। और अगर इतना करना पड़ा है तो फिर ये भी हम मान सकते हैं कि हो सकता है कि केंद्र से किसी बड़े चेहरे को हरियाणा प्रदेश से राज्यसभा तक भेजने की जो कोशिश है पार्टी आलाकमान की तरफ से की जाए। मुझे लगता है कि अगर पहली प्राथमिकता की बात हो तो पार्टी आलाकमान ये पहली प्राथमिकता के तौर पर रखेगा कि केंद्र से ही किसी बड़े चेहरे को जो है राज्यसभा के जरिए हरियाणा की सीट पर राज्यसभा तक पहुंचा दिया जाए। ये कोशिश जरूर पार्टी आलाकमान कर सकता है। लेकिन दूसरी बड़ी चुनौती जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने सामने खड़ी कर दी है, स्थानीय चेहरा दिया है। और चेहरा भी मुझे लगता है कि जातिगत इक्वेशंस को भी काफी हद तक साध लिया गया। और हमने देखा है कि राज्यसभा चुनाव में भी जातिगत इक्वेशंस को भारतीय जनता पार्टी हर बार साधने का काम करती है। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने पंजाबी वोटर्स को बखूबी मैनेज किया है। देखिए, गैर जाट के मुद्दे पर हरियाणा का विधानसभा चुनाव लड़ा जाता है। हमेशा हमने देखा कि जाट और गैर जाट का मुद्दा जब भी चुनाव में हावी हुआ भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा हुआ। ओबीसी चेहरे को सामने किया नायब सिंह सैनी के तौर पर। ओबीसी वोटों की एक झड़ी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में देखने को मिली। कांग्रेस पार्टी की चिंता ये थी कि कोई ओबीसी बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रचार में या कहें कि लाइमलाइट में नहीं था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कहें कि हुड्डा परिवार तक ही जो चुनाव प्रचार है वो सिमटा हुआ था। तो ऐसे में यहाँ ओबीसी वोट अपने साथ नायब सिंह सैनी लेकर आए। लेकिन चूंकि मनोहर लाल खट्टर केंद्र की तरफ चले गए थे तो ऐसे में यहाँ एक और बड़े चेहरे जो कि स्थानीय चेहरे की बात की जाए जो पब्लिक के साथ लगातार कनेक्ट बनाए हुए हो तो संजय भाटिया के तौर पर संगठन से जुड़े हैं, पुराने नेता हैं, पार्टी की रीति नीति को समझते हैं, पार्टी के तमाम कॉन्फिडेंशियल जो कामकाज है उसमें भी अच्छा खासा दखल संजय भाटिया का रहा है। चुनावी मैनेजमेंट में अच्छा माहिर उन्हें माना जाता है। तो ऐसे में इन तमाम खूबियों का फायदा जरूर भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहेगी और स्थानीय चेहरे के तौर पर संजय भाटिया को सामने कर दिया। अब देखिए, मेरे कहने का अभिप्राय है कि पंजाबी वोटर्स को साधने की कोशिश भी एक तरीके से हरियाणा प्रदेश में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बखूबी कर ली गई है। अब प्राथमिकता जो है
केंद्र बड़े चेहरे को देगा जो कि दिल्ली से हो, और मजबूरी ये है कि बिल्कुल महेश जी, माफ प्रदेश के कीजिएगा, किसी बीच चेहरे में को रोकना सामने नहीं चाहूंगी किया आपको, तो लेकिन जिस दिक्कतें तरह बढ़ से राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी ने पंजाबी वोटर्स को साधने की कोशिश की है, क्या हरियाणा पंजाब में जो चुनाव होने हैं उसकी लकीर खींची जा रही है? देखिए, पंजाब से जो चुनाव है, मैं इस इक्वेशन को वहां जोड़ने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मौजूदा तौर पर जो समझ आ रहा है, तो सबसे बड़ी बात यह कि मनोहर लाल खट्टर के लिए लोकसभा की सीट खाली करी थी, तो उन्हें एडजस्ट किया जाना जरूरी था। विधानसभा चुनाव में भी जो है उन्हें टिकट नहीं दिया गया, और पार्टी के अच्छे खासे रसूखदार नेता संजय भाटिया को संगठन में माना जाता है, तो ऐसे में उन्हें एक तरीके से बेरोजगारी की स्थिति का सामना करना पड़ रहा था। राजनीति में एक तरीके से हाशिए पर फिलहाल जो है करनाल से मनोहर लाल खट्टर के सांसद बनने के बाद से एक हाशिए की स्थिति जो है संजय भाटिया झेल रहे थे। अब मुझे लगता है कि एक बार फिर से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री जो है वो बखूबी करवाई जा रही है। तो ये मानकर चलिए कि पंजाब चुनावों से इसको कोरिलेट नहीं करूंगा, क्योंकि पंजाब चुनाव में नायब सिंह सैनी ही सबसे बड़ा चेहरा है, और आए दिन इसी कार्यक्रम में हम जिक्र करते रहे हैं कि आप नायब सिंह सैनी के गेटअप को देख लीजिए। मैंने दशकों से जो है नायब सिंह सैनी को मैं राजनीति में देख रहा हूं, कम से कम बीते 21 सालों से मैं उनकी राजनीति को करीब से देख रहा हूं। कभी उन्होंने इस तरह की पगड़ी का जो वेश है, सिखों की जो पगड़ी है, वो धारण नहीं की थी, और जब से मुख्यमंत्री उन्हें बनाया गया उसके बाद से पंजाब में लगातार वो दखल दे रहे हैं, चुनाव प्रचार के लिए एक तरीके से पहुंच रहे हैं, और जमीन जो दरक चुकी थी, भारतीय जनता पार्टी की जमीन दरक चुकी थी किसान आंदोलन के बाद से, सिख खासे नाराज भारतीय जनता पार्टी से थे, उस दरकी हुई दलदली जमीन को मजबूत करने का काम नायब सिंह सैनी ने किया। अब किसी दूसरे चेहरे को यहां इस्तेमाल करने की जरूरत हाल फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। नायब सिंह सैनी ने पगड़ी धारण की है, इसका सीधा फायदा पंजाब चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लेने जा रही है, तो किसी दूसरे अल्टरनेट विकल्प की, किसी दूसरे चेहरे की फिलहाल मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को कोई जरूरत है। देवेंद्र जी, 2 चुनावों में कांग्रेस विधायकों के अंतर्कलह और भीतरघात की वजह से कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ चुका है, उम्मीदवारों को झटका लग चुका है। ऐसे में कांग्रेस भी इस बार हर हाल में एकजुटता के साथ अपनी सीट बचाना चाहती है। क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए कांग्रेस को? किस दिशा में आगे बढ़ेगी कांग्रेस जो राज्यसभा का रण जीत पाए? देखिए प्रगति, जो पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव हुए हैं, कांग्रेस ने मात खाई है, क्योंकि संगठन नहीं था। 11-11.5 साल के बाद तो जिलाध्यक्ष बने हैं, अभी भी प्रदेश कार्यकारिणी नहीं, अभी भी नहीं है। नेता प्रतिपक्ष बन गए, प्रदेश अध्यक्ष बन गए, जिलाध्यक्ष बन गए। पिछले चुनाव हम देखें, चाहे राज्यसभा के चुनाव हुए या लोकसभा या विधानसभा के, कांग्रेस ने हमेशा मात खाई है, क्योंकि संगठन नहीं था। कांग्रेस के लोग कहते थे, मेरे को मेरी कई बात, वो कहते थे जब किसी के पास जिम्मेदारी नहीं तो काम कौन करेगा भाई? पार्टी किसी की जिम्मेदारी तो देगी, तब देगी ना जब उसका ओहदा होगा, जिम्मेदारी होगी। जवाबदेही तभी होगी जब जिम्मेदारी होगी। तो सभी अपने अपने, कोई इस दिशा में था, कोई उसमें, और इसी चक्कर में गुटबाजी इतनी गहरी चली गई कि कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा, पार्टी में निराशा थी। अब जाकर जब संगठन बना है, अब थोड़ी जिम्मेदारियां मिली है, नेता प्रतिपक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, और ऊपर से हाईकमान नजर रखे हुए। राहुल गांधी जिस तरीके से थोड़ा सा हस्तक्षेप करते रहते हैं, पहले कभी हरियाणा की पॉलिटिक्स में राहुल गांधी हाईकमान ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया। यहाँ के नेता ही चौधरी होते थे, जो फैसला कर दे, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जिसको ओहदा दे दे, संगठन सचिव बना दे प्रदेश का। अब हाईकमान के हस्तक्षेप से फैसले हो रहे हैं। तो जिस तरीके जिला अध्यक्ष बने हैं, नेता प्रतिपक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, और हाईकमान का भी दखल है, तो मेरे को लगता है अब कांग्रेस को यह है कि बहुत ज्यादा ठोकरें खा चुके हैं, सड़क पर घूम रहे हैं, 11 साल हो गए। तो लोकसभा में थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन हुआ था, विधानसभा में सरकार बनते बनते रहेगी। तो अगर कांग्रेसियों को, कांग्रेस पार्टी को अपना भविष्य देखना है तो एकजुटता दिखानी होगी, और एक सीट कम से कम जो उनके हिस्से की है वो एक सीट लेनी होगी हर सूरत में। चलो 50-50 हो जाएगा। आपको बता दूं, कल होली है 4 तारीख को, 5 तारीख को मार्च को आखिरी दिन है नामांकन का राज्यसभा के लिए, 5 को आखिरी दिन है, और 16 मार्च को वोटिंग होगी। कौन जीतेगा कौन हारेगा सिर्फ 10 दिन का टाइम है। बिल्कुल, निश्चित रूप से समय की बेहद कमी, और समय की कमी हमारे पास भी। सोनी जी, बिल्कुल संक्षेप में जवाब दीजिएगा, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हाईकमान के साथ डेरा डाले हुए हैं, उनके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसी रणनीति अपनानी चाहिए जो बीजेपी को शिकस्त दी जा चुके, क्योंकि बीजेपी पहले से ही मजबूत स्थिति में है और कांग्रेस के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति बनी हुई है? देखिए, जब आप जिला अध्यक्ष बनाते हैं और ये उनको अधिकार देते हैं कि जो विधानसभा के उम्मीदवार बनेंगे वो आपकी राय से बनेंगे। जब आपने अब राज्यसभा का उम्मीदवार बनाना है तो अब कार्यकर्ताओं की राय तो लीजिए, अब अपनी प्रदेश इकाई की राय ले लीजिए। भाई आपने तो चर्चा ही नहीं की,
प्रदेश इकाई के नेता मिल बैठकर तो आपने कोई चर्चा ही नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने चर्चा तो की है। और ये देखिए कि ये बात ठीक है कि देखिए संजय भाटिया भारतीय जनता पार्टी से पहले ऐसे पंजाबी चेहरा होंगे जो राज्यसभा में जाएंगे। हालांकि कांग्रेस से शादीलाल बत्रा जाते रहे हैं और इस तरह से सुमित्रा महाजन भी गई है इंडियन नेशनल लोकदल से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से पहली बार कोई पंजाबी चेहरा राज्यसभा में जाएगा। और जहां तक पंजाबी वोटों की बात है, देखिए मनोहर लाल पहले ही पंजाबी के रूप में केंद्र में मंत्री हैं और संजय भाटिया हाशिए पर नहीं है, वो पश्चिम बंगाल में है। 3 महीने से पश्चिम बंगाल में पार्टी के चुनाव के लिए काम कर रहे हैं। वो 36 सीटों का उनको प्रभारी बनाया गया है। वो पार्टी के लिए समर्पित हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष की कृपा पर निर्भर नहीं है, क्योंकि वो अमित शाह की टीम में है। तो मतलब 36 विधानसभा सीटों की पश्चिम बंगाल में उनको जिम्मेदारी मिलना, ये दिखाता है कि वो संगठन कौशल दिखाता है और ये दिखाता है कि पार्टी उनको कितना महत्व देती है। तो इसलिए उनको ये इस चीज का वो पुरस्कार भी मिला है, जो पार्टी के प्रति समर्पण है, निष्ठा है, उसके कारण उनको उम्मीदवार बनाया गया, किसी व्यक्ति विशेष के कारण नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात सामने रखने के लिए। तो 37 राज्यसभा सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनावों में हरियाणा में भी बीजेपी और कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है, हालांकि कांग्रेस के उम्मीदवार पर चिंतन मंथन अभी भी जारी है। लेकिन सवाल ये कि इस बार रण कौन जीतेगा।